जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम करने वाले हैं छत्तीसगढ़ पंचायती राज और छत्तीसगढ़ पंचायती राज में पढ़ेंगे सरपंच और उप सरपंच का निर्वाचन कैसे होता है। ठीक है, ये तो उन लोगों के लिए आवश्यक है ही है जो एडीओ की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इसके साथ साथ यदि जो लोग गांव से बिलोंग्स करते हैं, जो गांव से संबंधित रखते हैं, गांव में रहने वाले हैं, उनको भी पता होना चाहिए कि सरपंच और उप सरपंच का आखिर चुनाव होता कैसे है, कैसे उनको लिए आरक्षण लागू होता है, क्या होता है, क्या सरपंच के लिए आरक्षण लागू होता है और उप सरपंच के लिए लागू क्यों नहीं होता। ये सब हम वीडियो देखेंगे, है ना। और गांव वालों को जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो अपनी हक को नहीं जानते हैं। हक को जानना बहुत जरूरत है कि ग्राम पंचायत ग्राम सभा को भारत सरकार ने या फिर हमारे संविधान ने बहुत पावर दे के रखा है, इसलिए जानना जरूरी है। चलिए आगे वीडियो में चर्चा करेंगे। आज हम धारा 14 से चर्चा करेंगे। ठीक है, आज हम धारा 14 से चर्चा करेंगे। धारा 14 में क्या लिखा कहा गया है कि मत देने तथा अभ्यर्थी होने के लिए अहर्तता। अहर्तता मतलब होता है कि आप उसके योग्य हैं कि नहीं। अहर्त मतलब होता है योग्यता। आप कब वोट दे सकते हैं और कब अभ्यर्थी के रूप में मतलब कब चुनाव लड़ सकते हैं, इसके लिए आप में क्या योग्यता होनी चाहिए, ये धारा नंबर 14 कहता है। तो सबसे पहले होती है कि जिस व्यक्ति का नाम ना ये जिस व्यक्ति का नाम उस ग्राम या ग्राम के समूह में मतदाता सूची में है वह मत दे सकता है और चुनाव भी लड़ सकता है। ठीक है, जिस व्यक्ति का नाम ग्राम या ग्राम के समूह के मतदाता सूची में दर्ज है वह मत भी दे सकता है और चुनाव भी लड़ सकता है। इसका मतलब ये है यदि आपको सरपंच पद के लिए लड़ना है, ठीक है, यदि आपको सरपंच पद के लिए पंच पद के लिए चुनाव लड़ना है, तब क्या होगा, आपका नाम उस ग्राम के या फिर उस ग्राम के समूह के या आश्रित ग्राम के मुख्य ग्राम के जिस ग्राम पंचायत से आप या फिर जिस गांव से सरपंच उप सरपंच पंच जो भी आप पदाधिकारी बनना चाहते हैं उसकी चुनाव लड़ने के लिए आपको वोटर लिस्ट में वहां का नाम होना अनिवार्य है। सेम यदि जब तक उस वोटर लिस्ट में नाम नहीं होगा आप वोट भी नहीं डाल पाओगे। इसलिए कहते हैं कि वोटिंग से पहले अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करा लें। ठीक है, नाम ही है मतदाता सूची, तो वैसा सूची जिसके लोग मतदाता या फिर मतदान करते हैं। ठीक है, तो इस धारा में इतना समझाने लायक कुछ नहीं था, बस बात यही है। कई बार ऐसा पूछ दिया जाता है, जैसे कोई सरपंच है ना, देखिए अच्छा एक प्रश्न है, इसी को घुमा के कैसे पूछा जाएगा। देखिए कोई एक सरपंच है ना, मैं ये कोई एक सरपंच बना देता हूँ, इस प्रकार से ये मैंने एक सरपंच बना दिया। ये जो सरपंच है अभी सरपंच है इस एक ग्राम का, लेकिन यदि ये अपना नाम वोटर लिस्ट से उस ग्राम पंचायत के वोटर लिस्ट से कटवा के किसी अन्यत्र में जुड़वा ले, चाहे वो शहरी में है या ग्राम पंचायत में, लेकिन उस ग्राम से कटवा के जहाँ का वो सरपंच इलेक्टेड हुआ था, जीता था, जब जैसे ही वो अपना नाम वहां से कटवाएगा वो उसकी सरपंच की पदवी खत्म हो जाएगी। ठीक है, और मत देने वाले लोग भी, वोट डालने वाले लोग भी यदि अपना नाम वहां से कटवा लेते हैं तो वो उस ग्राम पंचायत के किसी भी चुनाव में ना तो भाग ले पाएंगे ना ही वोट डाल पाएंगे। ठीक है, पहला तो ये हमारा टॉपिक है। दूसरा है कि यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम द्वारा बनाए गए नियम के विपरीत काम होता है या फिर विपरीत है तो वह पदधारी होने के लिए पात्र नहीं होगा। जैसे नियम में बनाया गया है, अभी का नियम है, यदि आपको चुनाव लड़ना है तो आपके घर में जलवाहित शौचालय होने चाहिए। क्या कहा मैंने, यदि आप पंच और सरपंच का चुनाव लड़ना चाहते हैं, आगे भी और जो आएंगे हमारे जनप्रतिनिधि के पद, यदि उसमें आप नॉमिनेट होना चाहते हैं, इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, तो आपके घर में जलवाहित शौचालय होना अनिवार्य है। नहीं है तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते। ठीक है, अब याद करते हैं धारा नंबर 15। एक साथ सदस्यता का प्रतिषेध कहने का मतलब है कोई भी एक व्यक्ति एक ही समय में एक से अधिक पद धारण नहीं कर सकता। मान लेते हैं ये ए व्यक्ति है, ये पहले हमारे पंच थे। ठीक है, पंच थे, ठीक है। अब उसके बाद ये हमारे विधानसभा के चुनाव में, है ना, मान लेते हैं पंच थे, उसके बाद ये अध्यक्ष बन गए कहीं के। ठीक है, या जिला जनपद के सदस्यों के रूप में चुनाव हो गया।
तब ये दोनों पद में धारण नहीं कर पाएंगे, किसी एक पद को उनको चुनना होगा, ठीक है, और लिखित में बताना होगा कि वो किस पद में रहना चाहते हैं, ठीक है। ये होता है हमारा एक साथ सदस्यता का प्रतिषेध। कभी कभी ये होता है कि जैसे ही आप ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ रहे हैं तो एक जो व्यक्ति है वो पंच के लिए भी लड़ सकता है और सरपंच के लिए भी चुनाव लड़ सकता है। इनकेस यदि वो दोनों पद में जीत कर आ जाता है तब उसे बताना होगा कि वो पंच के रूप में कार्य करना चाहते हैं कि सरपंच के रूप में, ठीक है। उसको लिखित में देना होगा कि मैं दोनों में खड़ा था और दोनों में मेरी जीत हो गई, अतः मुझे पंच के रूप में काम करने दिया जाए या फिर मैं सरपंच के रूप में काम करने का इच्छुक हूँ। इस प्रकार किसी एक पद को वो चयन करेगा। दोनों पद में वो काम नहीं कर सकता। चुनाव भले ही लड़ लेगा लेकिन वो दोनों जगह यदि दोनों पद में कार्य नहीं कर पाएगा। एक ही व्यक्ति अनेक वार्डों हेतु पंच पर चुनाव भी नहीं लड़ सकता, ठीक। ये हमारा एक और फंड आ गया। देखिए कैसे है, ये हमने ग्राम पंचायत बना दिया। ग्राम पंचायत को हमने वार्डों में मार दिया, 1 वार्ड 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 वार्ड में हमने बांट दिया। यदि कोई व्यक्ति है ना चुनाव लड़ना चाहते हैं और यदि इसका नाम इस वार्ड में है ना, इस वार्ड के मतदाता सूची में है, तो वो इस वार्ड से लड़ाई लड़ सकते हैं, ठीक है। वो किन्हीं 2 जगहों से लड़ाई नहीं लड़ सकता या फिर पंच नहीं बन सकता। मान लेते वो यहाँ से भी भर दिया, यहाँ से भी भर दिया, तो किसी एक जगह को लास्ट में उसको नाम को वापस लेना होगा। देखिए ये क्वेश्चन एक बार आया था, यदि एक व्यक्ति है 2 वार्डों से नामांकन भर देता है और चुनाव यदि नामांकन या फिर नाम वापस लेने के तारीख में भी वो किसी भी है ना, उनको नियम होता है कि यदि आप 3 जगह फॉर्म भरे हैं तो आपको 2 जगह से वापस लेना है, एक जगह से आपको चुनाव लड़ना है। लेकिन उन्होंने क्या किया, वापस नहीं लिया नाम, है ना, तब क्या होगा, ये तीनों जगह से आप चुनाव नहीं लड़ पाएगा। इनका जो आवेदन था उसको फाड़ के फेंक दिया जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कोई एक व्यक्ति एक ही जगह से पंच बन सकता है। हाँ, कोई एक व्यक्ति सरपंच के लिए भी लड़ सकता है और पंच के भी लड़ सकता है, उसके लिए उसे अपात्र घोषित नहीं किया जाएगा, ठीक है। एक कोई व्यक्ति है वार्ड नंबर 1 में रहता है, वो चाहता है कि मैं वार्ड नंबर 1 पंच के लिए भी लड़ूं और पूरे ग्राम पंचायत के सरपंच के लिए भी लड़ूं, तो वो लड़ सकता है। लेकिन वही कंडीशन आ जाएगी यदि वो दोनों पे इलेक्ट होके आ गया तो कोई सी एक पद को उसको चुनना होगा। अगर नहीं चुनेंगे तो दोनों पद से हाथ धो बैठेंगे, ठीक है। तो ये है हमारा धारा नंबर 15, एक साथ सदस्यता का प्रतिषेध। प्रतिषेध मतलब मना करना। अब देखिए सरपंच और उप सरपंच का निर्वाचन कैसा होता है, जो आज हमारा मेन टॉपिक है, ठीक है। तो प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक सरपंच और एक उप सरपंच होगा। सरपंच अर्हता पंच हेतु पात्र हो, मतलब यदि सरपंच की पद धारण करना चाहते हो तो आप पंच के लिए पहले पात्र हो ना, संसद या विधानसभा का सदस्य न हो। याद रखिएगा, यदि आपको सरपंच पद में रहना है, ठीक है, तो आपको संसद या विधानसभा का सदस्य नहीं होना है। सहकारी सोसाइटी का सभापति उपसभापति नहीं होना है। सहकारी सोसाइटी का सभापति या उपसभापति नहीं होना है। उसी ग्राम के मतदाता सूची में नाम, ठीक है। यदि कोई एक व्यक्ति जो है चुनाव लड़ना चाहता है तो वो विधानसभा या फिर इसका सदस्य ना हो, सहकारी सभापति या फिर उपसभापति ना हो और उस ग्राम के मतदाता सूची में ना हो। कभी कभी ऐसा होता है कोई जीत कर सरपंच तो बन गया, ठीक है, सरपंच बनने के बाद मान लेते हैं वो किसी सहकारी सोसाइटी का सभापति और उपसभापति बन गया, तब की स्थिति में ये सरपंच का पद उनका हाथ से चला जाएगा, ठीक है। ये सरपंच बनने के बाद यदि वो संसद का या विधानसभा का सदस्य बनते हैं, है ना, बाद में चुनाव लड़ते हैं और संसद या विधानसभा का सदस्य बन गए, किसी सहकारी सोसाइटी का सभापति और उपसभापति बन गए, तब उसके बाद इनका जो सरपंच का पद है वो शून्य हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा उसी तारीख से जब वो सभापति उपसभापति या संसद विधानसभा के एज अ सदस्य के रूप में अपना पदभार ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा सरपंच का निर्वाचन का कुछ नियम। सरपंच का जो चुनाव है ग्राम पंचायत के मतदाता के द्वारा होता है। ये तो पता है, एक ग्राम पंचायत है, उसमें जितने भी मतदाता होंगे 1000 2000 500 जो भी है, उन सभी के द्वारा उस सरपंच का चुनाव होता है। अब हम इसका आरक्षण देख लेते हैं। वैसे आरक्षण तो मैंने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से बताया है,
और एक डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा आरक्षण के ऊपर, है ना, कि आरक्षण होता कैसे है। उसके बाद आपको आरक्षण में कभी भी दिक्कत नहीं जाएगी, ठीक है। हो सकता है इस वीडियो के बाद एक वीडियो बाद में बनाऊंगा आरक्षण के ऊपर, क्योंकि आरक्षण वर्ड हमारा बार बार कहीं ना कहीं पीछा करेगा, जनपद में, जिला में और कहीं जहां भी जाएंगे हमको आरक्षण घेरे रहेगा। तो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, वो उस वीडियो को आप देख लेंगे तो बाकी आरक्षण आपको देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब हम देखते हैं, जैसे सरपंच के लिए एसटी एससी, कभी आप देखें ना आपके गांव में कभी सरपंच मुक्त होता है, कभी महिला आता है, ठीक है, कभी महिला सरपंच, कभी एसटी सरपंच, कभी ओबीसी, कभी यूआर, कभी एससी एसटी, इस प्रकार आपको देखने को मिलता है रोटेशन। तो ये होता कैसा है कि एक ही गांव में एक साल में ओबीसी आ गया, एक साल में एसटी आ गया, एक साल में क्या आ गया, ये होता कैसा है। अब ये समझिए, मान लेते हैं ये एक जनपद पंचायत है ना, एक जनपद पंचायत है। इस जनपद पंचायत में मान लेता हूं कि 100 ग्राम पंचायत है। 100 ग्राम पंचायत मतलब 100 सरपंच है, ठीक है, 100 सरपंच हो गए। और इस जनपद पंचायत में एससी का जो प्रतिशत है टोटल मिला के इस जनपद में ना 30% है ना। उसी प्रकार एसटी का भी 40% है। एससी का 30% और एसटी का 40% है। मतलब एसटी के जो लोग हैं, टोटल लोग में से 40% एसटी के लोग हैं और टोटल लोग में एससी के 30% लोग हैं। तब पूछा गया है, तब क्या होगा, एससी को टोटल सीट का 30% दिया जाएगा और एससी को टोटल सीट का 40% दिया जाएगा। टोटल सीट कितना है, 100। 100 को यदि हम 30 सीट निकालें तो कितना जाएगा, 30 सीट, है ना। 30 सीट जाएगा एसटी को और 40 सीट, सॉरी 30 सीट जाएगा एससी को और 40 सीट चला जाएगा एसटी को, ठीक है। इस प्रकार होता है। और जो बच गया 30 वो यूआर में चला जाएगा, ठीक है, जो 30 बच गया वो यूआर में चला जाएगा। यदि उस जनपद या खंड में अनुसूचित क्षेत्र आता है तो उस जिले की जनसंख्या शामिल नहीं किया जाएगा। क्या कहा गया है, यदि उस जनपद या खंड में अनुसूचित क्षेत्र आता है तो उसकी जनसंख्या को शामिल नहीं किया जाएगा। क्यों, क्योंकि अनुसूचित क्षेत्र के लिए अलग से रूल है, पेशा एक्ट, ये उसमें गिनती होती है, ठीक है। मैं ये मान लेता हूँ ये एक ग्राम पंचायत है ना, और यहाँ केवल आदिवासी है और इस क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर दिया गया है, और या फिर ये अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ के जो एसटी एससी लोग हैं, ठीक है, यहाँ के जो एसटी एससी लोग होंगे उसको इस प्रतिशत में गिनती नहीं किया जाएगा। उस ग्राम पंचायत को छोड़कर ये हम रेशियो निकालेंगे, ठीक है, उस ग्राम पंचायत को छोड़कर ये हम रेशियो निकालेंगे। अगला है, यदि 50 सीट से कम आरक्षित होता है एसटी एससी, हमने यहाँ कितना निकाला है, एससी के लिए 30 और एसटी के लिए 40, ठीक है। हमने क्या निकाला है, एससी के लिए 30 निकाला है, 30 सीट, और एसटी के लिए कितना निकाला है, 40 सीट। टोटल हमारे पास कितना सीट था, तो 100 सीट था। कहा गया है यदि कुल सीट का 50% या उससे कम आरक्षित होता है, 50% मतलब 50 सीट, लेकिन इसमें 30 और 40 तो 70 सीट उपलब्ध हो गया, है ना। यदि नहीं होता तब ओबीसी को हम 25% आरक्षित करते, ठीक है। यदि यही सीट यदि 40 हो जाता, 50 हो जाता, ठीक है, लेकिन टोटल यहाँ तो 70 सीट आरक्षित हो चुका है, तो हमको ओबीसी को 25% देने की कतई जरूरत नहीं है, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है, ये समझ में आ गया। और कुल सरपंच का जो आधा सीट महिला के लिए रहेगा। सरपंच का कुल कितना सीट था, 100, इसमें से जो आधा सीट है वो 50 हो गया, ये हमारे महिला सीट को चला जाएगा, ठीक है, आधा सीट पूरे महिला को चला जाएगा, जिसमें एसटी एससी भी शामिल होगा, ठीक है, इसमें एसटी एसटी को भी शामिल किया जाएगा। और सभी आरक्षण को हमको चक्रानुक्रम में रखना होता है। चक्रानुक्रम का मतलब होता है कि एक बार किसी ग्राम में ओबीसी आया, दूसरे साल या फिर मतलब अगले पंचवर्षी में ओएसटी आ गया, फिर अगले पंचवर्षी में महिला पुरुष, ऐसे चेंज होता रहेगा ना, इसको हम करते हैं चक्रानुक्रम, ठीक है, इसको हम कहते हैं चक्रानुक्रम। जिस ग्राम पंचायत में एसटी एससी और ओबीसी की जनसंख्या नहीं है उस पंचायत को अपवर्जित कर दिया जाएगा। वैसे ये हमारा बात का प्रोसेस है, फिर भी मैं बता देता हूँ। मान लेते हैं ये 100 ग्राम पंचायत है। अब इस 100 ग्राम पंचायत के नामों को ना एक लिस्ट बनाकर एक इस प्रकार से बर्तन में रखा जाता है। इस सभी ग्राम पंचायत का नाम है। देखिए मैंने क्या कहा बताया आपको, एसटी एससी के लिए 30 सीट निकलेगा, तो किसी व्यक्ति को बारी बारी निकाल के यहाँ से देखिए, उस ग्राम पंचायत में 100 ग्राम पंचायत था,
तो पूरे 100 ग्राम पंचायत की पर्ची हमने यहाँ रख दी। ठीक है, अब हम ये मान के चलते हैं कि पहला जो हम 30 पर्ची निकालेंगे, है ना, जिस भी ग्राम पंचायत का होगा, यदि उस ग्राम पंचायत का नाम निकला तो उस ग्राम पंचायत में SC उम्मीदवार होंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ कहा गया है, मान लेते हैं ST SC और OBC की जनसंख्या किसी गांव में नहीं है। मान लेते हैं यहाँ कोई एक गांव है, दुर्ग लिख लेता हूँ, दुर्ग ऐसा शहर है, तो दुर्ग एक गांव है जिसमें ST SC, है ना, हम क्या निकाल रहे हैं फिलहाल SC की जनसंख्या, SC का निकाल रहे हैं ना, SC का क्या निकाल रहे हैं हम, आरक्षण कर रहे हैं। यदि दुर्ग में SC का एक भी कैंडिडेट नहीं है, एक भी जनसंख्या नहीं है जो चुनाव लड़ सके, ऐसी स्थिति में इस दुर्ग नाम की पर्ची को यहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा। क्यों? अगर गलती से यही पर्ची SC के लिए निकल गया तब तो लफड़ा हो जाएगा, वहां तो चुनाव हो ही नहीं पाएगा। इसलिए दुर्ग को या फिर ऐसे गांव को जिसमें उस जाति के लोग निवास नहीं करते, उस पर्ची को अलग कर दिया जाता है ना। वैसे ये हम ज़्यादा डिटेल में जब पढ़ेंगे, जब आपको इसके बाद जस्ट हो सकता है अब लाना ही पड़ेगा वीडियो, क्योंकि बाकी हम आगे जितने भी पढ़ेंगे ना वो पूरा आरक्षण से संबंधित रहेगा। इसलिए इसके बाद जो वीडियो लाएंगे वो हमारे पूरे आरक्षण बेस्ड रहेगा, उसके बाद आपको आरक्षण में कभी भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब देखते हैं कि ये जो मैंने जो बताया ना, लॉट निकालने का काम किसका है। ठीक है, तो लॉट निकालने का काम किसका है, देखिए सरपंच पंच के चुनाव के बाद विहित प्राधिकारी, है ना, और देखिए इसका विहित प्राधिकारी कौन होगा, कलेक्टर होगा। सरपंच हो या पंच हो, देखिए याद रखिएगा, सरपंच पंच जनपद अध्यक्ष, जनपद सदस्य और जिला सदस्य, इन सब का लॉट निकालने का काम होता है कलेक्टर का। मात्र जिला अध्यक्ष का जो है वो संचालक पंचायत विहित प्राधिकारी है, वो वहां से वो वहां से अपना आरक्षण करता है। बाकी शेष के लिए कलेक्टर जो है प्राधिकारी है। ठीक है, सरपंच पंच के चुनाव के बाद एक विहित प्राधिकारी, जैसे ही सरपंच और पंच का चुनाव खत्म हुआ तो उनके नामों का जो प्रकाशन है, ठीक है, उसके नामों के प्रकाशन के बाद जो तहसीलदार है, उप सरपंच, सॉरी अभी तो प्रकाशन हुआ नहीं है ना, तो जैसे ही सरपंच और पंच चुन के आ गए तब वहां सब एक हमको उप सरपंच भी चुनना है, तो उसके लिए तहसीलदार एक बैठक बुलाएगा और उस बैठक में पंच लोग आपस में मिलकर किसी एक को उप सरपंच बना लेंगे। क्या कहा मैंने, यदि सरपंच और पंच का चुनाव कंप्लीट हो गया, ठीक है, पता चल गया कि कौन हारा कौन जीता, उसके बाद उस क्षेत्र का जो तहसीलदार है वो एक बैठक बुलाएगा जीते हुए उम्मीदवारों की, उसमें सरपंच भी शामिल होगा और पूरे पंच शामिल होंगे, और कहा जाएगा कि आपस में कोई एक पंच चुन लो जो उप सरपंच बनेगा। ठीक है, उसके लिए भी एक नियम क्या होता है ये देख लिए, यदि सरपंच का पद जो है या फिर सरपंच का पद उस ग्राम पंचायत में यदि आरक्षित नहीं है, आरक्षण कहने का मतलब मेरा ST SC OBC से है, यदि सरपंच ST SC OBC से नहीं है, जनरल कैटेगरी से है ना, तब की स्थिति में उप सरपंच को ST SC OBC से चुनना होगा। ठीक है, हो सकता है आपको कंफ्यूजन होगा। क्या कहा मैंने, सरपंच और पंच का चुनाव हो गया, अब उनकी एक बैठक बुलाई गई, किसके लिए, उप सरपंच के चुनाव के लिए। अब यहाँ कंडीशन नंबर 1 है, इफ सरपंच जो है ना OBC SC और ST का है, तब है ना, तब जो है उप सरपंच किसी भी कास्ट का बन सकता है, लेकिन यदि सरपंच OBC ST SC का नहीं है, सामान्य जाति का है, या फिर वहां का जो सीट किसी सामान्य जाति के लिए UR के लिए रिजर्व था, है ना, मतलब UR के लिए फ्री था, या फिर कोई सरपंच पंच ST SC OBC क्षेत्र से नहीं आता है, तब की स्थिति में हमको उप सरपंच को ST SC या OBC किसी एक से ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्या कहा, यदि सरपंच ST SC OBC से चुनकर नहीं आता है, तब की स्थिति में हमको बाध्यता हो जाएगी कि उप सरपंच हमेशा या तो ST से होगा या SC से होगा या फिर OBC होगा, लेकिन वो आरक्षित प्रवर्ग से ही आएगा। इस बात को आराम से ध्यान रखिएगा, इसलिए बोला हूं कि गांव वाले भी इसको ध्यान से पढ़े। ठीक है, ये हमने देखिए वही बात मैंने यहाँ लिखा है, यदि सरपंच के लिए आरक्षण नहीं होता है ना, उप सरपंच के लिए आरक्षण नहीं होता है ना, मैंने क्या कहा यहाँ पे, उप सरपंच के चुनाव दिख रहे हैं। ठीक है, उप सरपंच का तो कॉमनली उसका आरक्षण नहीं होता, पर सरपंच आरक्षित सीट से नहीं है तो उप सरपंच आरक्षित सीट से ही होगा, मतलब
ST SC और OBC से ही होगा। यदि सरपंच या उप सरपंच संसद या विधानसभा का सदस्य सहकारी सोसाइटी का सभापति उप सभापति बन जाता है तो उस तारीख से उसका पंचायत में पद रिक्त माना जाएगा और धारा 38 के अनुसार रिक्त पद की पूर्ति होगी। ठीक है, और धारा 38 के अनुसार रिक्त पद की पूर्ति होगी। हम धारा 38 लास्ट में पढ़ेंगे। क्या कहा गया है, यदि सरपंच उप सरपंच जीत कर आ गए, बाद में उनको लगा कि अब हमको संसद का चुनाव लड़ना चाहिए, विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहिए, सहकारी सोसाइटी का सभापति और उप सभापति बनना चाहिए, और ऐसा सोचकर वो बन भी गए, तब उनका पद पंचायत से खत्म हो जाएगा। ठीक है, और खत्म होने के बाद धारा 38 के अनुसार उसकी आकस्मिक रिक्ति को पूर्ण करेगा। धारा 38 बहुत बड़ी चीज है, हम बाद में इसको पढ़ेंगे। सरपंच को एक पंच ही माना जाना चाहिए। देखिए अब लिख दिया गया है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देगा तो देखिएगा, सरपंच जो है यदि किसी बैठक की बात करें या फिर किसी कोरम या गणपूर्ति की बात करेंगे तो सरपंच को एक पंच के रूप में ट्रीट किया जाएगा, उसको एक पंच ही मानकर चलेंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आज का ये सेशन ही समाप्त करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब भी अभी आपको थोड़ा भी बहुत प्रश्न पूछना है, जो भी है, आप हमको कमेंट बॉक्स में प्रश्न पूछ सकते हैं, और इसके बाद मात्र एक आरक्षण का वीडियो आएगा, उसके बाद हम आगे वीडियो बढ़ाएंगे। जब तक आरक्षण आपको क्लियर नहीं होगा, आपको कहीं ना कहीं समस्याएं होती रहेगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।